हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो होने वाला है हमारा यूनिट नंबर 4 के ऊपर, दैट इज़ ग्रामर्स फॉर नेचुरल लैंग्वेज। ठीक है, तो अब तक मैंने 3 वीडियोस कवर कर दिए हैं, तो आप उन लोगों लाइक वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द बेसिक। ओके, सो या लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर यूनिट नंबर 4। सो सी, लेट्स लुक एट द एजेंडा। सो व्हाट इज़ द एजेंडा? पहली चीज़ तो हम लोग देखने वाले हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड वर्ब फ्रेजेस। तो देखो, अगर आप मेरा 3 वीडियो पहले का देख चुके हो तो यू नो हाउ आई टीच कि मैं पूरा ऐसा क्वांटम का या फिर आपके पूरे सिलेबस का हर एक टॉपिक नहीं कवर कराती हूँ, बट आई जनरली कवर दोज टॉपिक्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। बहुत चांसेस हैं कि वो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो जिससे आपको बेसिक के साथ साथ आपको चीज़ें समझ में आती हैं एंड यू कैन फ्रेम द क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। ठीक है, सो दैट इज़ माय मेन मोटिव कि आप चीज़ें समझ के उनको याद रख के रिटेन रख के एग्जाम में लिख पाओ। ठीक है, सो या द फर्स्ट थिंग इज ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड वर्ब फ्रेजेस। सेकंड इज मूवमेंट फिनोमिना। थर्ड इज हैंडलिंग क्वेश्चंस इन CFG। CFG इज बेसिकली फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ठीक है, एंड फोर्थ इज ह्यूमन प्रेफरेंसेस इन पार्सिंग एंड एनकोडिंग अनसर्टेनिटी, देन स्विफ्ट रिड्यूस पार्सर। सो ये हमारे सारे टॉपिक्स हैं जो कि इस वीडियो के अंदर हमने कवर किए हैं एंड इस वीडियो में बेसिकली यूनिट नंबर 4 मैं पूरा कवर कर दूंगी और इससे ज़्यादा टॉपिक्स लाइक दिए भी नहीं हुए हैं आपके सिलेबस में, तो आई थिंक मैंने सब कुछ इसमें कवर कर लिया है। ठीक है, सो सी ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड वर्ब फ्रेजेस। अब देखो, वर्ब क्या होती है, दैट यू ऑल नो। वर्ब क्या होती है? हमारी एक जो भी हम काम करते हैं, हमारा एक्शन, दैट इज आवर वर्ब। तो अगर हम हिंदी में इसको बोलें तो हम क्या बोलते हैं? क्रिया। अब जैसे कि आप लोग 11th-12th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे तरीके की वर्ब हो सकती हैं। तो देखो, यहाँ पे 2 चीज़ें दी हुई हैं, एक तो ऑक्सिलरी वर्ब एंड वर्ब फ्रेजेस, दोनों अपने आप में ही एक अलग टॉपिक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब का एक अलग नाम होता है जो कि होता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब तो एक बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के लिए यूज टू नेम है, क्योंकि हम बचपन से ही ये सुनते हुए आ रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, हैज़, हैव, हैड। ठीक है, तो देखो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है। द मेन ऑक्सिलरी वर्ब्स आर टू बी, टू हैव एंड टू डू। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। टू बी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? एम, इज, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन, विल बी। इट मीन्स जो भी चीज़ें हमारी बी से रिलेटेड है या फिर जो भी चीज़ें हमारी इज, आर, एम से रिलेटेड है वो हमारी टू बी के अंदर आती हैं। टू हैव के अंदर क्या क्या आता है? हैव, हैज, हैड, हैविंग एंड विल हैव। ओके, टू डू के अंदर क्या आता है? डू, डज, डिड, विल डू। ठीक है, तो ये सारी हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। अब क्या करते हैं हम लोग? दे परफॉर्म देयर फंक्शंस इन सेवरल डिफरेंट वेज। ठीक है, अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग काम है। जैसे कभी ये यूज होती है टेंस शो करने में कि पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। कभी ये शो होती है ग्रामेटिकल एस्पेक्ट में, कभी ये शो होती है मोडालिटी में, या फिर कभी शो होती है वॉइस में। जैसे सपोज मैंने अगर सेंटेंस लिखा राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, दैट सेंटेंस आई हैव रिटन। तो यहाँ पे ये जो इज है, दिस हेल्पिंग वर्ब क्या शो कर रही है कि इज मतलब है, अभी है, प्रेजेंट है। अगर मैं यहाँ पे वॉज लगा देती तो व्हाट इज दिस? था। ठीक है, तो ये शो कर रहा है पास्ट। तो अलग अलग जगह पे ऑक्सिलरी वर्ब्स का अलग अलग काम है। ठीक है, इतनी चीजें हमें क्लियर हो गई। वेरी गुड। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वर्ब फ्रेजेस। देखो, ऑक्सिलरी वर्ब एंड वर्ब फ्रेजेस का क्वेश्चन एग्जाम में जनरली नहीं पूछा जाता है, बट क्योंकि इस यूनिट में स्टार्टिंग यहीं से हुई थी, तो आई थॉट कि बेस बनाने के लिए ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है, तो आई एम जस्ट इंक्लूडिंग इट। ठीक है, तो वर्ब फ्रेजेस क्या होता है? दैट इज कंसिस्ट ऑफ मेन वर्ब प्लस मॉडल वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, तो इसका कुछ आप एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं कि वर्ब फ्रेज इक्वल टू मेन वर्ब प्लस मॉडल वर्ब प्लस ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, दीज वी कैन शो हियर। द मेन वर्ब ऑलवेज कम्स लास्ट। ठीक है, अब ये जो मेन वाली वर्ब है ये हमेशा लास्ट में आती है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस मेन वर्ब।
ओके, यहाँ से इसको हटा देते हैं। सो दिस इज माय होल वर्ब फ्रेज। अब इसके लिए एक छोटा सा यहाँ पे टेबल दिया हुआ है। जैसे कंटिन्यूअस होता है तो अभी यू कैन शो इट इज आर एम, अदरवाइज बाय शोइंग आई एन जी। ठीक है, यू कैन शो द कंटिन्यूटी। परफेक्ट के लिए आप क्या लगाते हो, ईडी लगाते हो। पैसिव के लिए भी आप ईडी लगाते हो, दैट वर्क वॉज डन बाय हिम। ठीक है, तो वॉज डन, ठीक है, वॉज डन। तो यहाँ पे ये जो डन है दिस इज द थर्ड फॉर्म। तो ये थर्ड फॉर्म हम लोग यूज करते हैं पैसिव सेंटेंसेस में। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, ठीक है, डू दे सेल न्यूज़पेपर्स इन योर लोकल शॉप। तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस पूछते हैं एंड जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम सबसे स्टार्टिंग में लगाते हैं। नेगेटिव क्या होता है, हम लोग नॉट को इंक्लूड करते हैं। एम्पैथेटिक क्या होता है, हम स्ट्रेस्ड देते हैं अपनी बेस फॉर्म पे। ठीक है, सो दिस इज द होल आइडिया अबाउट वर्ब फ्रेजेस। आई होप दिस इज क्लियर। सो या लेट्स मूव टू द मूवमेंट फिनोमिना। ठीक है, अब हम बात करते हैं मूवमेंट फिनोमिना क्या होता है। तो यहाँ से हमारे मेन टॉपिक से स्टार्ट हो गए। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सो आई एम जस्ट स्ट्रेसिंग आउट अ लिटिल मोर हियर। और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, आई हैव इंक्लूडेड जस्ट 4 to 5 हेडिंग्स। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो यू आर गुड टू गो, आप आराम से एग्जाम में लिख लोगे। मूवमेंट फिनोमिना इन लैंग्वेज रेफर्स टू द सिंथेटिक ऑपरेशंस वेयर एलिमेंट्स सच एज वर्ड्स और फ्रेजेस आर रिलोकेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी हमारे सेंटेंसेस में वर्ड्स होते हैं, सपोज यू आर लर्निंग। ठीक है, दिस इज अ सेंटेंस। ठीक है, दिस इज अ सेंटेंस यू आर लर्निंग। अब जैसे हमको अगर कोई भी वर्ड रिलोकेट करना है टू मेक इट साउंड डिफरेंटली। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि ये एक इंटेरोगेटिव की तरह शो हो तो व्हाट यू विल डू, व्हाई आर यू लर्निंग। ठीक है, व्हाई आर यू लर्निंग। सो आपने क्या काम किया, यहाँ पे एक वाइस ऐड कर दिया सो दैट आपका जो सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो गया। बट यहाँ पे क्या होता है मूवमेंट फिनोमिना में, आप कुछ एडिशनल ऐड नहीं कर सकते हो। जैसे इस स्टेटमेंट में मैंने वाई ऐड कर दिया तो ये एक वैलिड मूवमेंट फिनोमिना नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं इसमें से ही कुछ उल्टा पुल्टा कर दूं, जैसे आर को मैं आगे ले आऊं, आर यू लर्निंग, अगर मैंने ये बना दिया आर यू लर्निंग, तो हमारा ये मूवमेंट फिनोमिना हो गया। बिकॉज मैंने ये जो वर्ड्स हैं इसमें कुछ रिलोकेशन किया है। ओके, सो व्हाट विल बी माय, नॉट वाई, आर यू लर्निंग। ठीक है, आर यू लर्निंग। अगर ये मेरा स्टेटमेंट हुआ सो दिस इज द वैलिड मूवमेंट फिनोमिना। अब इसके कुछ की टाइप्स होते हैं, जैसे द नंबर फर्स्ट इज WH मूवमेंट, देन टॉपिकलाइजेशन, थर्ड इज एक्स्ट्रापोजिशन, फोर्थ इज स्पेसिफाइजेशन, फिफ्थ इज क्वांटिफायर रेजिंग, सिक्स इज स्क्रैम्बलिंग। ठीक है, अब एक एक करके हम समझते हैं ये सारी चीजें होती क्या हैं। देखो, सबसे पहला क्या है, WH मूवमेंट। WH मूवमेंट में हम लोग किस चीज का मूवमेंट कर रहे हैं, WH कीवर्ड्स का। जैसे अगर वाई, वेयर, होम, हाउ, ठीक है, जितने भी हमारे WH कीवर्ड्स होते हैं हम उसको अपने सेंटेंसेस में इधर उधर कर रहे हैं, रिलोकेट कर रहे हैं। जैसे अगर आप ये एग्जांपल देखते हैं, यू सॉ व्हाट। ठीक है, अगर आप ये एग्जांपल देख रहे हो यू सॉ व्हाट, तो इसका अगर मैं WH मूवमेंट कर दूं तो क्या हो जाएगा, व्हाट डिड यू सी। ठीक है, व्हाट डिड यू सी। अब इसके बाद क्या है, टॉपिकलाइजेशन। ठीक है, टॉपिकलाइजेशन का एग्जांपल क्या है, आई बॉट अ न्यू कार। लिसन, टॉपिकलाइजेशन होता है कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर हमको एम्फेसाइज करना होगा। इस स्टेटमेंट में मेन चीज क्या है कि नई कार खरीदी, ये मेन चीज है, ना कि कुछ और। तो इसीलिए आप क्या करोगे कि इस न्यू कार को आगे कर दोगे, अ न्यू कार, बिकॉज दिस इज द मेन सब्जेक्ट। अ न्यू कार आई बॉट। ठीक है, अब आपने खरीदी, किसी और ने खरीदी, वो सब बात की बात है। मेन यहाँ पे टॉपिक क्या है, अ न्यू कार, तो उसको हमने टॉपिक को आगे कर दिया। सो दैट इज कॉल्ड टॉपिकलाइजेशन। एक्स्ट्रापोजिशन क्या होता है, लिसन, सी दिस एग्जांपल, अ बुक दैट यू शुड रीड इज ऑन द टेबल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हमको कुछ ऐसे सब्जेक्ट पे या ऐसे ऑब्जेक्ट पे ध्यान देना होगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे अ बुक, एक बुक
जो आपको पढ़नी चाहिए टेबल पर है। तो मेन यहाँ पे क्या मैटर कर रहा है कि वो टेबल पर रखी है। तो अ बुक इज ऑन द टेबल दैट यू शुड रीड। तो हमने इसको आगे कर दिया और इस स्टेटमेंट को पीछे कर दिया। अ बुक इज ऑन द टेबल दैट यू शुड रीड। तो दिस इज एक्स्ट्रापोजिशन। अब क्या है पैसिवाइजेशन। तो अब पैसिवाइजेशन तो नेम से क्लियर है कि किसी भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट कर देना है। तो जैसे है द शेफ कुक्ड द मील, तो यहां पर क्या हो जाएगा, द मील वॉज कुक्ड बाय शेफ। ठीक है, द मील वॉज कुक्ड बाय शेफ। अब क्या चीज है रेजिंग। तो रेजिंग क्या होती है कि इट सीम्स दैट जोन इज हैप्पी। तो इसको हमें अगर रेजिंग करना है तो इसका एक सेंटेंस हम क्या बनाएंगे, जोन सीम्स टू बी हैप्पी। ठीक है, तो दिस इज रेजिंग। अब हम क्या बात करते हैं, स्क्रैम्बलिंग। ठीक है, स्क्रैम्बलिंग की बात करते हैं। तो ये क्या होता है, तारो गेव अ बुक टू हुनैको। तो यहां पे क्या होगा, अ बुक तारो गेव टू हुनैको। तो यहां पे भी एक जो मेन हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम एम्फेसाइज करेंगे, जस्ट लाइक दिस, अ बुक कॉमा तारो गेव टू हनेको। ठीक है, सो दिस इज माय मेन सेंटेंस। तो ठीक है, तो हमने देख लिया कि मूवमेंट फिनोमिना के हमारे टोटल 6 टाइप्स होते हैं, और भी हो सकते हैं। ठीक है, वो आप और सर्च कर लीजिए। तो 6 हमारे मेजर टाइप्स होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो आप आराम से इसका लाइक व्हाट इज द मेथड ऑफ राइटिंग, तो आप ऐसे लिख सकते हो। जैसे सबसे पहले आप लिखोगे ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनल में आपने डाल दिया यू सी वॉट, एंड आफ्टर मूवमेंट, आफ्टर डब्ल्यू एच मूवमेंट। ठीक है, आफ्टर डब्ल्यू एच मूवमेंट क्या हो जाएगा, व्हाट डिड यू सी। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल्स लिख के आओगे तो आपके आराम से हर एक एग्जाम्पल के लिए 2 लाइन्स तैयार हो गई। ओके, सो मूवमेंट फिनोमेना इज कंप्लीटेड। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज हैंडलिंग क्वेश्चंस इन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ठीक है, नाउ द सेकेंड टॉपिक इज हैंडलिंग क्वेश्चंस इन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, that involves defining rules that can generate both declarative sentences and questions। तो देखो, क्वेश्चंस हैंडल करने के लिए आप आराम से बस 2 चीजें समझ लो, WH क्वेश्चंस एंड यस नो क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये सब तो जो थ्योरी है वो आपको थोड़ा बहुत रीड करना है। जैसे इसके की कॉन्सेप्ट्स बहुत ईजी है। सबसे पहली चीज क्या आपको याद रखनी है, नॉन टर्मिनल सिंबल्स। ठीक है, जैसे एस, एनपी, वीपी। देखो नॉन टर्मिनल क्या होते हैं, जैसे जब भी आप पार्स ट्री जनरेट करते हो, एनपी, वीपी। अब इस पार्स ट्री में आपने कुछ जनरेट किया, ठीक है, किसी भी ग्रामर के बेस पे, तो दीज आर नॉन टर्मिनल्स जिसको आप फर्दर एक्सपेंड कर सकते हो। जैसे एनपी को आप फर्दर एक्सपेंड करोगे, वीपी को आप फर्दर एक्सपेंड करोगे, तो दीज आर नॉन टर्मिनल्स। ठीक है, टर्मिनल्स क्या होते हैं, जो कि हमारे लीफ नोट्स होते हैं, जिसको आप फर्दर एक्सपेंड नहीं कर सकते हो। जैसे कुछ वर्ड्स, हु, वॉट, इज। अब ये कैसे हो गया, जैसे मैंने थर्ड यूनिट में आपको बताया था कि एस को मैंने किया एनपी, वीपी, फिर एनपी को कर दिया डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट को मैंने कर दिया द। तो अब ये जो द वर्ड है आप इसको फर्दर एक्सपेंड नहीं करोगे, तो दिस इज नॉन टर्मिनल, सॉरी दिस इज टर्मिनल। ठीक है, क्योंकि ये एकदम टर्मिनेट हो गया, अब तो एक्सपेंड होने के चांसेस है नहीं। So these are terminals, these are non-terminals. Production rules क्या होते हैं, how non-terminal symbols can be expanded into sequence of non-terminals and terminal symbols। ठीक है, बहुत ही अच्छा सा एक डेफिनेशन है, जिसका मतलब ये हुआ कि सपोज यू हैव अ ग्रामर एस एनपीवीपी। ठीक है, एस एनपीवीपी। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा, वेयर शुड आई राइट, ठीक है, यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे सपोज मैंने लिखा एस एनपी वीपी, तो अब मैंने एस को एक्सपेंड किया एनपी और वीपी में, तो ये एक प्रोडक्शन रूल था जिससे मैंने नॉन टर्मिनल्स को
एक्सपेंड किया इनटू नॉन टर्मिनल्स या फिर टर्मिनल्स, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है एक्सपेंड होने के बाद टर्मिनल बनेगा या नॉन टर्मिनल बनेगा। सो दीज आर द प्रोडक्शन रूल्स। ठीक है, अब क्या हुआ हैंडलिंग क्वेश्चंस के अंदर, जो कि मैंने आपको बताया है। सबसे पहली चीज क्या होती है, यस नो क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या होती है, यस नो क्वेश्चंस, जिसमें क्या है कि हम लोग जो आंसर्स देते हैं वो या तो यस या तो नो। जैसे क्या है, यू आर लर्निंग, तो इसका आंसर क्या होगा, यस या नो। अब इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आर यू लर्निंग। ठीक है, तभी तो मैं आंसर दूंगी यस या नो में, क्योंकि यू आर लर्निंग तो एक सिंपल स्टेटमेंट हो गया कि हाँ आप सीख रहे हो, और आर यू लर्निंग, क्या आप सीख रहे हो। तो अगर मैंने ये पूछा तभी तो आंसर हो सकता है ना, यस या नो। तो देखो इसमें बस एक चीज समझने वाली है, दैट इज कि पहले स्टेटमेंट होता है एनपी वीपी, एंड बाद में जो क्वेश्चन बन जाता है वो बन जाता है ऑक्सिलरी स्टेटमेंट, आगे आ जाता है, एंड देन एनपी एंड वीपी। ठीक है, सो दीज आर द यस नो क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चंस की। तो क्या होता है, डब्ल्यू एच क्वेश्चंस इन्वॉल्व मूविंग अ डब्ल्यू एच वर्ड टू द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले एनपीवीपी होता है। ठीक है, ये अगर आप लिख दोगे तो मतलब अच्छा एक इंप्रेशन पड़ेगा। डब्ल्यू एच वर्ड को आप एकदम आगे ले आओ, फिर उसके बाद वही सेम चीज ऑक्सिलरी एनपीवीपी। ठीक है, तो क्या था, यू आर लर्निंग एनएलपी, व्हाट आर यू लर्निंग, या फिर व्हाई आर यू लर्निंग एनएलपी। ठीक है, तो हमने जो भी हमारे स्टेटमेंट्स में डब्ल्यू एच वर्ड्स थे उनको हम आगे लेके आ गए। ओके, तो बड़े अच्छे से हमने समझ लिया कि किस तरीके से लिखना है। ये मेन चीज है, ये लिख देना, एनपीवीपी था, डब्ल्यू एच वर्ड, ऑक्सिलरी एनपीवीपी हो गया। ठीक है, इसके बहुत एग्जाम्पल्स भी दिए होंगे आपको कहीं ना कहीं, जैसे पूरा आप अच्छे से पार्स ट्री जनरेट करके। तो अगर आप उतना लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ह्यूमन प्रेफरेंसेस इन पार्सिंग। ठीक है, ह्यूमन प्रेफरेंसेस इन पार्सिंग। अब यहाँ से मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारे जो दो टॉपिक्स हैं, एक तो हो गया ह्यूमन प्रेफरेंसेस इन पार्सिंग, और दूसरा हो गया एनकोडिंग अनसर्टेनिटी। तो दीज टू टॉपिक्स आर वेरी इंटर रिलेटेड। ठीक है, तो इंटर रिलेटेड मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे ये दो लाइनें लिखी हुई हैं। क्या है कि हमारे पास दो मेजर इश्यूज होते हैं, देयर आर टू डिफरेंट इश्यूज दैट आर ऑफ कंसर्न। तो अब दो इश्यू क्या होते हैं, पहला होता है कि हमारी जो पार्सिंग एल्गोरिथम्स होती हैं उनकी एफिशिएंसी को मैनेज करना। जैसे हमारे पास एक पूरी ग्रामर दी हुई है, एनपी वीपी, फिर एनपी को फर्दर किया डिटर्मिनेंट एनपी, फिर वीपी को फर्दर किया वी, एनपी को किया फर्दर एन, एन को फर्दर किया राम। ठीक है, इस तरीके से अगर मेरे पास एक पूरी ग्रामर दी हुई है और मुझे एक पार्स ट्री जनरेट करना है। अब लिसन, मैंने एस को सेलेक्ट किया, एनपी वीपी। ठीक है, अब एनपी के लिए मेरे पास एक तो ऑप्शन ये है और एक एनपी के लिए मेरे पास ऑप्शन ये है। तो अब मैं इस एनपी को कैसे एक्सपेंड करूं, या तो मैं एन कर दूं या तो मैं एनपी और डिटर्मिनेंट कर दूं। तो मेरे पास दोनों ऑप्शन है, तो मैं किस एल्गोरिथम के बेसिस पे लगाऊं कि मुझे मेरा एक करेक्ट आउटपुट मिले विद एफिशिएंसी। क्योंकि अभी तो एक ये बहुत छोटी सी ग्रामर है, बहुत ही ज्यादा मिलियन ऑफ वर्ड्स की अगर ग्रामर होती तो हमें कितना ज्यादा बैक ट्रैकिंग लगानी पड़ती कि अच्छा भाई ये काम नहीं किया, फिर से दोबारा बैक ट्रैक करो। अच्छा मतलब मैंने मान लो अगर ये लगा दिया, ये वर्क नहीं किया, तो मैं फिर से एनपी पर आऊंगी, फिर इस सबको हटा के फिर मैं डायरेक्ट एन रखूंगी। तो मुझे कितनी बार बैक ट्रैक करना पड़ेगा। तो ये एक मेजर इश्यू था। फिर सेकंड क्या था, चूजिंग द डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस दैट द पार्सर माइट बी एबल टू फाइंड। ठीक है, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस को लाइक चूज करना जो कि पार्सर एबल है फाइंड करने में। ठीक है, तो ये दो मेजर इश्यूज की वजह से हमारे पास ह्यूमन प्रेफरेंसेस एंड एनकोडिंग अनसर्टेनिटी, दो टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में है वो इंट्रोड्यूस हुए। ठीक है भाई, तो हमें समझ आ गया कि हम क्यों पढ़ रहे हैं ह्यूमन प्रेफरेंसेस, क्योंकि दो कंसर्न्स थे,
एक तो पार्सिंग एल्गोरिथम एफिशिएंट नहीं मिल पा रही थी, एंड सेकंड जो कि मैंने अभी बताया आपको। तो ठीक है, अब इसके क्या क्या मेजर टाइप्स होते हैं। पहला होता है मिनिमल अटैचमेंट, सेकंड होता है राइट एसोसिएशन, थर्ड होता है लेक्सिकल प्रेफरेंसेस। बहुत ही इजी टॉपिक है, मतलब एकदम मजा आ जाएगा पढ़ के। देखो मिनिमल अटैचमेंट क्या होता है। अब जैसे कि थर्ड यूनिट में मैंने आपको बताया है कि पार्स ट्री आप जनरेट करते हो, ठीक है, आप या टॉप डाउन पार्सिंग से करो या बॉटम अप पार्सिंग से करो या फिर किसी भी अदर पार्सिंग से आप कर सकते हो। तो जितने भी पार्स ट्री जनरेट हुए उसमें से मिनिमली नंबर ऑफ नोड्स वाला पार्स ट्री, ठीक है, यहां पर आप लिख लो, मिनिमल का मतलब है मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है। पार्स ट्री तो बहुत सारे जनरेट हो सकते हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स वाले पार्स ट्री को हम कंसीडर करते हैं। राइट एसोसिएशन में क्या होता है कि हम किसी भी सेंटेंस का राइटली एसोसिएशन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जम्मू said that Henry is left in the car. ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट है said that Henry is left in the car, तो अब बताओ कि यहाँ पे दोनों में से क्या इंपॉर्टेंट है कि किसी ने कहा हेनरी कार में छूट गया है। अब लिसन, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि हेनरी कार में छूट गया है, ना कि उसने कहा, ठीक है। तो हमको ये राइटली एसोसिएशन करना है कि किस सेंटेंस पे मोर एम्फेसाइज करना है, ठीक है। तो हमें समझ आ गया मिनिमल अटैचमेंट क्या होता है, हमें समझ आ गया राइट एसोसिएशन क्या होता है। अब क्या है लेक्सिकल प्रेफरेंस। तो अब देखो मिनिमल अटैचमेंट को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है या राइट एसोसिएशन को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, इन दोनों में कंपटीशन होता है लेक्सिकल प्रेफरेंस के अंदर, ठीक है। तो अब लेक्सिकल प्रेफरेंस क्या करता है, वो दोनों की प्रेफरेंस को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। लेक्सिकल प्रेफरेंस क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है बोथ प्रेफरेंस, दोनों की प्रेफरेंस को आइडेंटिफाई करता है कि किसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, बोथ प्रेफरेंस एंड गिव प्रायोरिटी, ठीक है। या सो लेट्स मूव नाउ एनकोडिंग अनसर्टेनिटी। तो अब देखो एनकोडिंग अनसर्टेनिटी क्या होता है, वही मैंने आपको बताया, दो मेजर इश्यूज थे, इस वजह से दोनों टॉपिक्स इंट्रोड्यूस हुए। तो दैट इज द सेकंड टॉपिक। वन वे टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ पार्सर्स इज टू यूज टेक्निक्स दैट एनकोड अनसर्टेनिटी। तो अब देखो यहाँ पे वर्ड से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। अनसर्टेनिटी को पहले से ही एनकोड कर लो, इसको अगर हम हिंदी में समझें तो अनसर्टेनिटी को पहले से ही एनकोड कर लो कि अगर मैं एस से एनपी वीपी जाने वाली हूँ, फिर इससे मैं कुछ और जाने वाली हूँ आगे, तो मैं पहले से ही ये देख लूँ कि क्या मेरा ये जो स्टेप है आगे चल के मुझे दिक्कत देगा। अगर मुझे ये दिक्कत देने वाला है तो मैं अभी से बैक ट्रैक कर लेती हूँ, बैक ट्रैक करके मैं सबको हटा के सब मैं क्या करूँगी, यहाँ से डायरेक्ट एनपी ही ले लूँगी। फिर इसके बाद डायरेक्ट मैंने डिटर्मिनेंट लिया और मेरा आउटपुट आ गया द या फिर जो भी कुछ हो सकता है। तो इस तरीके से मैंने एक स्टेप में बैक ट्रैक किया और मुझे मेरा एक डिजायर्ड आउटपुट मिल गया। तो मैंने जो अनसर्टेनिटीज थी उनको मैंने रिमूव कर लिया, कुछ हद तक कम कर लिया, ठीक है। Rather the uncertainty is passed forward through the parts to the point where the input eliminates all one of the possibilities। ठीक है, ये चीज अगर आपको समझ आ गई तो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। स्पेसिफाइंग द पार्सर स्टेट, और क्या चीज है, शिफ्ट रिड्यूस पार्सर, ठीक है। दो चीजें इसके अंदर हैं, स्पेसिफाइंग द पार्सर स्टेट एंड शिफ्ट रिड्यूस पार्सर। तो देखो एनकोडिंग अनसर्टेनिटी वैसे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट हाँ कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप इतना पढ़ के जा सकते हो। आप इसके साथ साथ ये इश्यूज भी लिख सकते हो कि क्या क्या इश्यूज थे जिस वजह से ये इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। ओके, सो या लेट्स मूव टू द शिफ्ट रिड्यूस पार्सर्स। दिस इज द लास्ट टॉपिक, ठीक है।
दिस इज द लास्ट टॉपिक। अब देखो, शिफ्ट रिड्यूस पार्सर भी एक काफ़ी अच्छा टॉपिक है अपने आप में, एंड ये काफ़ी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये टॉपिक एग्जाम में आता है। तो शिफ्ट रिड्यूस पार्सर क्या होता है? फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्ट्स इन अ सिमिलर मैनर एज डन इन द बॉटम अप पार्सिंग। ठीक है, जैसे कि अगर आपको बॉटम अप पार्सिंग का डायग्राम याद हो तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, बॉटम अप पार्सर, शिफ्ट रिड्यूस पार्सर, फिर उसके बाद बहुत सारे अलग अलग जैसे एल आर, एल ए एल आर, एस एल आर, ठीक है, ये सब पार्सर करते हैं, एल आर, एल ए एल आर, एस एल आर। ठीक है, सो दिस इज द बॉटम अप पार्सिंग वाला डायग्राम। तो उसके अंदर भी हम लोग पढ़ते हैं शिफ्ट रिड्यूस को। तो अ मोर जनरल फॉर्म ऑफ शिफ्ट रिड्यूस पार्सर इज द एल आर पार्सर। ठीक है, वही बॉटम अप का काम है पूरा, लीड्स टू रूट। अब ये जो पार्सर होता है इसके अंदर कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे पहली चीज क्या है, इनपुट बफर। सेकंड चीज क्या है, एक स्टैक। ठीक है, दो ही चीजें चाहिए, एक तो इनपुट बफर चाहिए। इनपुट बफर क्यों चाहिए? क्योंकि इसमें मैं पूरी अपनी इनपुट स्ट्रिंग इंसर्ट करूंगी। अब स्टैक क्यों चाहिए? स्टैक के अंदर मैं सारे प्रोडक्शन रूल्स को एक्सेस कर पाऊंगी एक एक करके। ठीक है, प्रोडक्शन रूल्स इसमें सारे हमारे इनपुट हैं। तो अब बात कर लेते हैं कुछ बेसिक ऑपरेशंस की शिफ्ट रिड्यूस पार्सर्स के लिए। ठीक है, शिफ्ट रिड्यूस पार्सर्स के कुछ बेसिक ऑपरेशंस। सबसे पहला क्या होता है, शिफ्ट। तो शिफ्ट क्या होता है कि हम लोग मूव करते हैं अपने सिंबल्स को फ्रॉम इनपुट बफर टू द स्टैक। फिर हम रिड्यूस करते हैं, तो अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक, जो भी अपीयर होता है स्टैक के टॉप पर, उसको हम अप्रोप्रिएट प्रोडक्शन रूल्स के अकॉर्डिंग इंसर्ट कर देते हैं। तो जो RHS होता है वो पॉप्ड आउट हो जाता है, और जो LHS होता है वो पुश्ड हो जाता है हमारे स्टैक के अंदर। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर अभी उतने अच्छे से नहीं समझ आ रहे तो हमने एक आगे का एग्जाम्पल भी लिया है, तो उसमें आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो एक्सेप्ट क्या होता है? देखो, तीन ही ऑपरेशंस है मेजर, शिफ्ट, रिड्यूस और एक्सेप्ट। तो अगर स्टार्ट सिंबल हमारा प्रेजेंट होता है स्टैक में और इनपुट बफर एम्प्टी होता है, अगर स्टार्ट सिंबल स्टैक में है, इनपुट बफर एम्प्टी है, तो हमारी वो स्टेट एक्सेप्ट हो जाती है। एरर क्या होता है कि ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जब जो हमारा पार्सर होता है नाइदर परफॉर्म शिफ्ट नॉर रिड्यूस नॉर एक्सेप्ट। मतलब एक तरीके से वो फंस जाता है, लूप में फंस जाता है कि अब उसके आगे नहीं जा पा रहा, ना तो वो शिफ्ट कर पा रहा है, ना तो वो रिड्यूस कर पा रहा है, ना तो वो एक्सेप्ट कर पा रहा है। तो तब हमारी कुछ एरर आ जाती है। ठीक है, अब इसका एक देखो ये एग्जाम्पल है, कंसीडर दिस ग्रामर S to S plus S, S to S into S, S to ID, और हमारी इनपुट स्ट्रिंग क्या है, ID प्लस ID प्लस ID। ठीक है, सबसे पहले स्टैक लिया, इनपुट बफर लिया, स्टैक में क्या काम किया, डॉलर डाल दिया, इसमें क्या काम किया, ID प्लस ID प्लस ID। तो ID प्लस ID प्लस ID क्या है, हमारी इनपुट स्ट्रिंग है। ठीक है, फिर पार्सिंग की, सबसे पहले शिफ्ट किया, तो शिफ्ट में क्या होता है, इस एक ID को उठा के इसमें डाल दिया। फिर क्या काम किया, रिड्यूस कर दिया S को ID से। मतलब क्या हुआ, रिड्यूस ऑपरेशन में क्या होता है कि हमारा जो बेसिकली प्रोडक्शन रूल का RHS होता है राइट हैंड साइड, वो तो पुश्ड हो जाता है, वो तो ID तो मैंने इसमें से निकाल दिया और S इसमें डाल दिया। ठीक है, अब क्या काम किया, फिर शिफ्ट किया तो इस प्लस को डाल दिया, फिर शिफ्ट किया तो फिर प्लस इस ID को डाल दिया। अब क्या हुआ, अब फिर से वही रिड्यूस किया S को ID से, तो ये जो ID थी इसको निकाला, S को डाल दिया, फिर रिड्यूस किया, तो अब ये जो S प्लस S बना, इस पूरे S प्लस S को बाहर निकाला और एक S को डाल दिया। ठीक है, प्रोडक्शन रूल के हिसाब से जो हमें ग्रामर दी हुई है। फिर शिफ्ट किया तो प्लस ID है, तो अब प्लस को डाला, अब S प्लस हो गया, फिर शिफ्ट किया तो अब ID को डाला। अब ये जो S प्लस ID है, तो इसमें S से ID को रिड्यूस कर दिया, तो क्या बन गया मेरा S प्लस S। फिर क्या काम किया, S से S प्लस S, तो S प्लस S को बाहर निकाला, इसको S को इंसर्ट कर दिया। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टैक के अंदर क्या है, स्टार्ट सिंबल। ठीक है, S के अंदर क्या है, स्टार्ट सिंबल मतलब स्टैक के अंदर, और इनपुट बफर के अंदर क्या है, एम्प्टी हो गया, ये डॉलर का मतलब एम्प्टी। तो अब हमारी क्या स्टेट हो जाएगी, एक्सेप्ट।
मतलब अगर स्टैक के अंदर स्टार्ट सिंबल है और इनपुट बफर खाली है तो हमारा एक्शन एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमने पूरा एग्जाम्पल समझ लिया है बहुत अच्छे से। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ भी ऐसा होता है कि हम ना तो शिफ्ट परफॉर्म कर पा रहे हैं, ना रिड्यूस हो पा रहा है, ना एक्सेप्ट हो पा रहा है, तो हम कहते हैं कि कुछ एरर आ गई है। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, एडवांटेजेस देख लेते हैं शिफ्ट रिड्यूस के। शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग एफिशिएंट एंड कैन हैंडल अ वाइड रेंज ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स। इट कैन पार्स अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड इज वाइडली यूज्ड इन प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये हमारे दो एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? These parsers may have difficulty in parsing ambiguous grammars। ठीक है, ambiguous grammar अगर है, जैसे कि बहुत सारी ambiguities हो सकती हैं। सपोज आपने कुछ फ्रेज दे दिया जिसका कुछ ग्रामेटिकली मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, आप डेली लैंग्वेज में बस आप उसको यूज करते हो, तो वो ambiguous grammar नहीं समझ पाएगा शिफ्ट रिड्यूस पार्सर। ठीक है, तो वेयर देयर आर मल्टीपल पॉसिबल पार्स ट्रीज, बहुत सारे पार्स ट्री जनरेट हो जाएंगे किसी एक टेक्स्ट के, तो वो एक डिसएडवांटेज होता है। सब कुछ केसेस में क्या होता है, पार्स ट्री जनरेटेड जो होता है शिफ्ट रिड्यूस से वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है देन पार्सिंग टेक्निक। ठीक है, जो पार्स ट्री जनरेट होके आ रहा है कुछ वो ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये दोनों हमारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कवर हो गए। अब क्या करना है? ठीक है भाई, खत्म हो गया। तो देखो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ हमने क्या क्या कवर किया। ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड फ्रेजेस, इसके अंदर आपको तीन चीजें याद रखनी है, टू बी, टू हैव एंड टू डू। ठीक है, वर्ब फ्रेजेस के अंदर क्या याद रखना है कि वर्ब फ्रेजेस हमारी तीन चीजों से मिलकर बनी होती है, मेन वर्ब, मोडालिटी वर्ब एंड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, और कुछ मैंने एक टेबल दिखाई थी उसको आप याद रखो। मूवमेंट फिनोमिना के अंदर क्या क्या होते हैं, WH मूवमेंट, और WH मूवमेंट के बाद भी टॉपिकलाइजेशन, ठीक है, एक्स्ट्रापोजिशन, और ठीक है एक्स्ट्रापोजिशन, टॉपिकलाइजेशन, स्क्रैम्बलिंग, ठीक है स्क्रैम्बलिंग होता है, रेजिंग होता है। ठीक है, ये सारे आप याद रखो। हैंडलिंग क्वेश्चंस के अंदर क्या होते हैं, दो होते हैं, यस नो और WH। ह्यूमन प्रेफरेंसेस में क्या होता है, तीन चीजें होती हैं, पहला क्या, राइट एसोसिएशन, ठीक है, दूसरा क्या, मिनिमल अटैचमेंट, ठीक है, तीसरा क्या, लेक्सिकल प्रेफरेंस, लेक्सिकल प्रेफरेंस। एनकोडिंग अनसर्टेनिटी में क्या होता है, ठीक है, इसमें भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे शिफ्ट रिड्यूस पार्सर था, ठीक है, और एक और था इसमें। फिर शिफ्ट रिड्यूस पार्सर्स के अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो दो चीजें याद रखो, डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, इनपुट बफर होता है, ठीक है, इनपुट बफर होता है और स्टैक होता है। ठीक है, और इसके ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, शिफ्ट होती है, रिड्यूस होता है, एक्सेप्ट होता है और एरर होती है। ठीक है, कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं और कुछ इसके डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो यूज होते हैं, और इसका एक एग्जांपल मैंने दिया, एडवांटेजेस बताए और डिसएडवांटेजेस बताए। तो ये हमारी पूरी यूनिट नंबर 4 कवर हो गई है। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन प्लीज कमेंट इट डाउन बिलो। I'll definitely help you to guys make it more understand. So please guys do like it, subscribe it and share it with your friends. And thank you so much for attending, watching till end. See you guys in the next video. Till then keep learning and keep exploring. Bye bye.